हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। शिखरपुर नामक एक गांव में भूषण अपनी बीवी फाल्गुनी और दो छोटे बेटे बेटी राधा और राजू के साथ रहा करता था। भूषण अपने खेत में सब्जियां उगाता था और उन्हें बाजार में जाकर बेचा करता था। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा ताजा हरे भरे सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी। अरे भाई साहब, मुझे 2 किलो भिंडी और टमाटर दे दो। अरे भूषण भाई, तुम्हारे खेत की सब्जियां पूरे बाजार में सबसे फ्रेश और स्वादिष्ट होती हैं। मुझे 3 किलो प्याज और 2 बड़ी जोड़ी मेथी देना, और साथ ही 20 रुपए का थोड़ा पुदीना भी डाल देना। जी शुक्रिया, मैं अभी आपकी सब्जियां पैक कर देता हूँ। भूषण अपने खेत में सब्जियों को बहुत ही प्यार और स्नेह से उगाता। गर्मी का मौसम आ चुका था। तपती धूप में भूषण सब्जियां बेचता। उसकी बीवी उसे रोज जाते समय ठंडा ठंडा नींबू पानी बना कर देती। जल्दी करो फाल्गुनी, मुझे देरी हो रही है बाबा। ये लीजिए, वो पड़ोस वाली लतिका जी है ना, उनके यहाँ फ्रिज से बर्फ लेने गई थी। वो इतनी अमीर है, लेकिन उनमें रत्ती भर का घमंड नहीं है। उनके घर गई तभी ऐसे लगा जैसे रेगिस्तान से हिमाचल की पहाड़ियों में चली गई। क्योंकि उनके घर में तो हर तरफ एसी लगी हुई थी। काश हमारे पास भी एसी होता। दिन में सपने मत देखो। और जल्दी से ये नींबू पानी का गिलास मुझे पकड़ा दो, ताकि मैं इसे पीकर सब्जी बेचने के लिए निकलूं। एक तो पहले ही सूरज सर पर चढ़ चुका है और आज बहुत लेट भी हो गया है। भूषण ठंडा ठंडा नींबू पानी पीता है और वो सब्जी बेचने निकल पड़ता है। लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर कदम रखता है, अचानक से जमीन में क्रैक्स होने लगते हैं और एक खतरनाक भूकंप आ जाता है जो पूरा गांव तबाह करके रख देता है। आधा गांव उस भयानक भूकंप में खत्म हो जाता है। भूषण, फाल्गुनी और राधा, राजू चारों सही सलामत बच जाते हैं, लेकिन उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। अब वो सड़क पर आ चुके थे। भीषण गर्मी में वो चारों यहाँ से वहाँ नंगे पांव भटकते फिरते हैं। माँ, पापा, मेरे पाँव बहुत जल रहे हैं। और मेरे भी माँ पापा। राधा बिटिया, तू मेरे पास आ। राजू बेटा आओ। भूषण राधा को अपनी गोदी में उठाकर चलता है और फाल्गुनी राजू को अपनी गोदी में उठाकर चलती है। दोनों मियाँ बीवी के पैरों पर मानो अंगारों जैसे चटके लगते हैं। उनके आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन वो दोनों अपने बच्चों के लिए उफ तक नहीं करते। वो सभी एक नदी किनारे रुककर पानी पीते हैं और एक पेड़ की छांव में झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगते हैं। एक झटके में सब कुछ खत्म हो गया। मेरी खेती, मेरा घर, सब कुछ। अब हम कैसे जिएंगे इस जान लेने वाली भयंकर गर्मी में? हमारे बच्चे। जी, आप इस तरह हिम्मत हारेंगे तो कैसे चलेगा भला? हम दोनों अपने बच्चों के लिए मेहनत करेंगे, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। फाल्गुनी और भूषण दोनों ही एक अमीर आदमी के यहाँ नौकरों वाला काम ढूंढ लेते हैं और वहीं पर काम करने लगते हैं। उस अमीर आदमी का नाम धनराज होता है और वो अपनी बीवी सागरिका और छोटी बेटी टीना के साथ रहता था। उनके घर में हर एक कमरे में एसी लगा हुआ था। एक दिन जब राजू और राधा दोनों ही अपने माँ पापा संग काम पर आते हैं, तभी वो टीना के कमरे में बाहर चुपके से देखते हैं। टीना, ये लो बेटा, आइसक्रीम, कपकेक और कोल्ड ड्रिंक्स। आराम से बैठकर पियो और अपना फेवरेट कार्टून देखो। इसके बाद स्टडी करना है आपको, ओके बेटा? हाँ मम्मा, मैं एक बार में समझ जाती हूँ। आप बार बार मत बोला करो। मुझे एक ही चीज, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ। ठीक है बाबा, जरा कुछ बोलो नहीं कि बस हिटलर बन जाती है। अच्छा, मैं एसी ऑन करके जा रही हूँ। जब ज्यादा ठंडा लगे तब एसी ऑफ कर देना, ओके? ओके। सागरिका टीना के कमरे के एसी ऑन करके चली जाती है और उस कमरे से ठंडी ठंडी हवा बाहर भी आ रही थी, जिसका आनंद राधा और राजू चुपके से उठा रहे थे। वाह यार राजू, है ये टीना कितनी भाग्यवान है ना, इसके कमरे में तो एसी है। हाँ हाँ राधा, काश हम भी एसी में ही रह पाते। तभी टीना उन दोनों को देख लेती है और वो गुस्से से आग बबूला हो जाती है। तुम दोनों गरीब फटीचर लोग यहाँ पर मेरे कमरे के बाहर खड़े रहकर फ्री फंड में एसी की हवा खा रहे हो। बेवकूफ, बेशर्मो। हाँ,
निकल जाओ यहाँ से। टीना उन दोनों को धक्का मार कर गिरा देती है। तभी वहां पर धनराज, सागरिका, भूषण और फाल्गुनी आ जाते हैं। राधा, राधा बिटिया, राजू बेटा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं पापा, हम ठीक हैं। पक्का ना बच्चों? हाँ माँ, पक्का। मम्मा, पापा, ये दोनों गरीब मेरे रूम के बाहर खड़े होकर एसी की हवा खा रहे थे। सागरिका और धनराज गुस्सा हो जाते हैं और फाल्गुनी और भूषण को खूब सुनाते हैं। अरे तमीज वगैरह कुछ सिखाया है कि नहीं तुम दोनों ने अपने बच्चों को? हमने गलती कर दी जो तुम्हारे गंदे घटिया बच्चों को हमारे साफ और सुंदर से घर में आने दिया। इनसे कहो कि अभी के अभी यहाँ से रफा दफा हो जाए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मालकिन, मैंने कहा ना, निकालो इस कचरे को मेरे शीश महल से बाहर, वरना मैं तुम दोनों को काम से हटा दूंगी और किसी और को रख लूंगी। समझ गए तुम दोनों? मजबूर और लाचार फाल्गुनी और भूषण राधा और राजू को झोपड़ी वापस जाने कहते हैं और वो दोनों भी बिना कुछ कहे चुपचाप चले भी जाते हैं। कुछ दिनों बाद थोड़े बहुत पैसे आने के बाद वो लोग एक छोटे से किराए के मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। तभी माँ पापा, हम अब एक घर में रहने तो आ गए, लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ एक पंखा ही है। क्या हम अपने घर में एक एसी लगा लें? हाँ माँ पापा, हमें भी टीना की तरह एसी के कमरे में रहना है और ठंडी ठंडी हवा खाते हुए सोना है। हाय, कितना सुंदर लगेगा फिर तो। मुझे माफ कर दो मेरे बच्चों, लेकिन मैं तुम्हारी ये मांग पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि हम इतने पैसे नहीं कमाते जो हम एसी खरीद सकें। माफ करना बच्चों, माफ करना। रूठो मत, मेरे पास एक उपाय है जिससे एसी की जैसी हवा लगेगी, लेकिन ये वाली एसी थोड़ी देसी और अतरंगी है। फाल्गुनी गीले रजाइयों को खिड़कियों पर टांगती है जिससे घर ठंडा हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी दोनों बच्चों का मुंह उतरा हुआ ही रहता है। फाल्गुनी और भूषण भी बहुत दुखी होते हैं। एक दिन भरी दोपहर में जब सागरिका बंगले के गार्डन एरिया में पौधों को पानी दे रही होती है, तभी दो गुंडे आकर उसे एक वैन में किडनैप करके चले जाते हैं। मालकिन! फाल्गुनी, चलो जल्दी, हम साइकिल पर सवार होकर उनका पीछा करेंगे। तुम साइकिल के पीछे बैठकर पुलिस को फोन लगाओ, तब तक जल्दी जल्दी। भूषण और फाल्गुनी दोनों साइकिल पर सवार होकर उन गुंडों की वैन का पीछा करते हैं और आखिरकार उन्हें रोक ही देते हैं। फाल्गुनी सागरिका को गुंडे से अलग करती है और भूषण उन गुंडों को खूब पीटता है। उतने में वहां पर पुलिस आ जाती है और उन दोनों बदमाश गुंडों को गिरफ्तार कर लेते हैं। बाद में जब धनराज और टीना को ये बात पता चलती है, तब उन्हें भी अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। धन्यवाद भूषण, फाल्गुनी, मैंने तुम दोनों के साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन तुम दोनों ने फिर भी मेरी जान बचाई, अपनी जान जोखिम में डालकर। थैंक यू अंकल आंटी, मेरी मम्मी की जान बचाने के लिए। मेरी तरफ से आपको और राधा राजू को भी सॉरी। ये लो भूषण, मना मत करना। इन पैसों को हमारी तरफ से प्यार भरा नजराना समझना। हमें अपनी गलती का पश्चाताप हो चुका है। वो तीनों भूषण और फाल्गुनी से माफी मांगते हैं और भूषण और फाल्गुनी उन पैसों से अपने घर के लिए एसी खरीदते हैं और वो चारों एसी में रहकर बहुत खुश होते हैं। ये हमारे घर एसी आ गई, एसी आ गई। राधा और राजू तो खुशी के मारे झूमते नाचने लगते हैं। इस तरह वो लोग हंसी खुशी से एक साथ एक सुंदर सा जीवन बिताते हैं। सोमनगर कहकर एक गांव था जिसमें मेवालाल नामक एक गरीब आदमी अपनी बीवी अनुपमा, बूढ़ी माँ कौशल्या और छोटे बेटे मुन्ना के साथ रहा करता था। वो लोग बहुत गरीब थे। मेवालाल मजदूरी करता और अपने परिवार का पेट पालता। उसकी बीवी अनुपमा काफी अच्छा गाती थी। उसे हमेशा से एक गायिका बनना था, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाई। गांव में एक दिन एक गाने की प्रतियोगिता होती है माता के जगराते में, और उसमें गाकर अनुपमा 50,000 रुपयों का इनाम और उपहार के तौर पर एक फ्रिज जीत जाती है। वाह, क्या कमाल गाती हो आप अनुपमा जी। वाकई में साक्षात माँ सरस्वती विराजती हैं आपके गले में, यकीन मानिए। और अब तो इस फ्रिज की मालकिन आप बन गई हो। ले जाइए इसे अपने घर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका जज सर।
अनुपमा उस फ्रिज को अपने घर ले आती है और इस तरह एक गरीब घर में फ्रिज का गृह प्रवेश होता है। अरे वाह वाह अनुपमा बहुरिया, ये तो तूने कमाल ही कर दिया, वरना हम गरीब लोगन का जीवन माँ ये फ्रिज कहाँ से आ पाता। तू तो सच माँ इस घर की लक्ष्मी ही है। तुझ पे माता रानी आपन कृपा बरसाए रहे। एक ठो फ्रिज लाया है बहुरिया ने, पहले ही की पूजा कर लेते हैं। का बबुआ सही कहल रही ना? हाँ अम्मा, जाओ जाकर पूजा की थाली लाओ। अरे हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी माता पधारी है। ए मुन्ना, शंख तू फूक। कौशल्या आरती की थाली लाती है और फ्रिज पर कुमकुम से तिलक लगाती है और उसे हार चढ़ाया जाता है और उसकी आरती भी उतारी जाती है। फिर मुन्ना शंखनाद बजाकर नारियल फोड़ता है और मेवालाल फ्रिज को घर में एक कोने में रखता है। ये हो गया फ्रिज स्थापित। जय हो फ्रिज की। अनु, तुमने हमें हमारे जीवन की बहुत बड़ी खुशी दी है। हम हमेशा से तुम्हारी गायकी के खिलाफ थे, लेकिन तुम्हारी गायकी के कारण आज इस गरीब के घर फ्रिज आ गया। अब बस भी कीजिए, कितनी तारीफों के पुल बांधेंगे आप लोग। चलिए मैं रसोई में जाकर देसी घी का हलवा बनाती हूँ। अब घर में फ्रिज आया है तो सबका मुंह मीठा होना तो बनता है ना। हाँ हाँ बहुरिया, जा जा एकदम मस्त और मजेदार हलवा बना और सबसे पहले उका भगवान जी के सामने भोग प्रसाद के तौर पे रख दे, ठीक बा? ठीक है अम्मा जी। अनुपमा सबके लिए देसी घी का हलवा बनाती है और फिर सब मजे से उसे खाते हैं। उसके बाद सब आपस में बात करते हैं। अरे बबुआ, ये फ्रिज तो अब घर में आई गवा है, लेकिन इका इस्तेमाल कैसे करत है? कौनो खबर है कि नहीं? का रे अनुपमा बहुरिया? नहीं अम्मा जी, मैं नहीं जानती इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। ना तो कभी देखा ना इस्तेमाल किया। अरे हमें भी नहीं पता अम्मा कि इस फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। बस इस प्लग को लगाना है और चालू हो जाएगा, इतना पता है। तो फिर बापू लगा दो ना प्लग। हाँ बबुआ, वही कर, ये प्लग को घुसाई दे। मेवालाल फ्रिज के प्लग को स्विच बोर्ड में लगाता है और फिर फ्रिज की बत्ती जलती है और उसमें से ठंडी बर्फीली हवा आने लगती है। चारों लोग चकित हो जाते हैं और उस फ्रिज के सामने जाकर बैठ जाते हैं और हवा खाने लगते हैं। ए बबुआ, ऐसा लागत है कि हम हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों की चोटी पर खड़े हैं और ये बर्फीली हवा का आनंद उठा रहे हैं। मजा आ ही गया। इतनी तपती भयंकर गर्मी में ये फ्रिज किसी देवता से कम नहीं है। हाँ मुन्ना बिटवा, एकदम सही बोल रहे हो तुम। जाओ जाकर वो हमारा टूटा हुआ कैमरा तो लाओ जरा, एक ठो सेल्फी लेते हैं। हाँ मुन्ना, जाओ जल्दी जाओ, वो मेले से लाई थी ना अटैची, उसमें है। हाँ माई बाबू, अभी लाया। मुन्ना कैमरा लाता है और पूरा परिवार एक सेल्फी खींचता है और फिर, बबुआ तेरा ये कैमरा तो निहायती बाबा आदम के जमाने वाला है, लेकिन इमा जौन फोटो आवत है ना वो एकदम लल्लन टाप लागत है। जी अम्मा। अच्छा, हम क्या कह रहे थे, वैसे भी इतनी तेज गर्म होती है रात भर, तो क्यों ना हम इस फ्रिज के दरवाजे को ही खुला रख दें, ताकि ठंडी हवा ही चलती रहेगी। क्यों अनु? हाँ मुन्ना के बापू, आप सही कह रहे हैं, ऐसा ही करते हैं। मेवालाल रात भर फ्रिज के दरवाजे को खुला ही रखता है और पूरा परिवार फ्रिज की ठंडी हवा खाते हुए सोता है। अगली सुबह, बहुत बढ़िया नींद आई, मजा आएगा वाह। हाँ, मानो सदियों बाद सोए हो, वरना गर्मी में तो बस रात में 100 बार करवटें बदलते रहते हैं। सही कह रही हो। चलो हमारा नाश्ता तैयार कर दो, आज मूली के पराठे दे दो। जी मुन्ना के बापू। अनुपमा मेवालाल को नाश्ता देती है और फिर नाश्ते के बाद मुन्ना रोते हुए आता है और बोलता है, अम्मा, माए, बापू, ये देखो ना, मेरी अलमारी में मेरे कपड़ों को चूहे ने काट दिया। अलमारी में कपड़े रखने ही नहीं चाहिए। अरे रे, एक काम कर बिटवा, तू अपने सारे कपड़े हमारी अलमारी में रख दे।
अरे नाही नाही, उन सब की कौनो जरूरत नाही है। ए मुन्ना, जाकर अपना कपड़ों का पूरा जो बांध के रखे हो उला फ्रिज में घुसेड़ दे। हाँ माँ, ये तो एकदम मस्त सुझाव है। ये फ्रिज भी तो एक अलमारी की तरह ही है। मैं यही करता हूँ जो आपने कहा। मुन्ना अपने सारे कपड़े लाकर फ्रिज में भर देता है। बेचारे गरीब परिवार को ये समझ ही नहीं आता कि फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर 2 दिन बाद शहर से मेवालाल का चचेरा भाई अर्जुन आता है। अर्जुन घर में फ्रिज को उस तरह देख एकदम से चौंक जाता है और हंस पड़ता है। कारे अर्जुन बेटवा, काहे हंसत है? हाँ अर्जुन, तुम हंस क्यों रहे हो इस फ्रिज को देखकर? ओह गॉड, मेवालाल ये तुमने क्या कर दिया? अरे फ्रिज को ऐसे इस्तेमाल नहीं करते। मतलब? अरे अनुपमा भाभी, ये देखिए, हम आपको YouTube पे एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें सब बताया है कि कैसे एक फ्रिज को इस्तेमाल करते हैं और आखिर एक फ्रिज क्या होता है, उसकी सरल सही परिभाषा क्या है। अर्जुन उन सबको YouTube वीडियो दिखाता है और फिर सभी की अकल ठिकाने आती है और उन्हें समझ आता है कि उन्होंने कितनी ऊट पटांग हरकत कर दी है। अरे दादा, ये हमने क्या कर दिया? हम तो ईगा अलमारी समझ बैठे, पर ई तो कुछ और ही निकला। चलो अच्छा ही हुआ जो हमें देर होने से पहले सब पता चल गया। धन्यवाद अर्जुन भाई साहब, आपके कारण हमें ये सब पता चला। अगर आप काम के सिलसिले में गांव में नहीं आते तो बगैर कुछ जाने इस फ्रिज को 1 हफ्ते में ही बिगाड़ कर रख देते हम। नहीं, लेकिन अब हम इसे सही प्रकार से इस्तेमाल करेंगे। मेवालाल और पूरे परिवार को अब फ्रिज इस्तेमाल करना आ जाता है और फिर उसमें दूध, दही, मक्खन को रखकर वो घर में ही एक छोटा सा दुग्धालय भी खोलते हैं और वो फ्रिज उनके बहुत काम आता है और शुभ साबित होकर उन्हें खूब तरक्की दिलाता है। गगनलाल एक गरीब फल बेचने वाला था जो अपनी बीवी चंदा और छोटी बेटी वेदिका के साथ रहता था। वो दिन के 12 घंटे खड़े रहकर गली गली जाकर फल बेचता और पैसे कमाता। फल ले लो, फल ताजा 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 बगीचे से लाए हुए फल। अरे भैया, क्वालिटी ऐसी कि बस बीमार को भी मिनटों में तंदुरुस्त बना दे। फल ले लो, फल ले लो, फल। अरे 1 दर्जन सेब और 1 बड़ा तरबूज देना। अच्छे है ना, या सबको उल्लू बना रहा है? अरे क्या दादा, आप भी बेशक ताजा हैं। अरे ओ गगन वाह, तनिक 2 दर्जन संतरे दे दो बिटवा। तुहार फल बहुत ही बढ़िया और स्वादिष्ट होवत है। कौनो जादू वादू छुपा के रखे हो काई माँ? अरे नहीं काका, कोई भी काम अगर सच्चे मन से और नेक दिल से करो ना तो उसका फल अवश्य मीठा और फायदेमंद होता है, समझे? अच्छा ऐसन बा? गगनलाल अपनी बेटी वेदिका से बहुत प्यार करता। वो उसके लिए रोज शाम को घर लौटते हुए कुछ न कुछ खाने को लाता था। पापा, आज क्या लाए हो आप मेरे लिए? आज पापा अपनी राजकुमारी के लिए लाए हैं उसकी मनपसंद इमली, और स्टेशन की बेकरी से ये चॉकलेट वाली पेस्ट्री भी लाए हैं। ये क्या चाहिए आप भी? रोज इसके लिए कुछ न कुछ लाते हैं। अरे उन पैसों को अगर सहेज कर रखेंगे तो इसी के भविष्य के लिए काम आ सकते हैं, पता है ना आपको? अरे चंदा, क्यों इतना तिलमिला रही हो? अरे हमारी इकलौती संतान है और ये थोड़ी ना हमारे साथ जीवन भर रहने वाली है। एक दिन तो इसे भी किसी और घर जाना ही होगा, इसके बाबुल के घर, जहां इसकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी। तब तक के लिए मुझसे प्यार दिया जाता है तो देने दो ना चंदा। ये दिन, ये पल, ये घड़ियां फिर से नहीं लौटने वाली। बस हमारी राजकुमारी को अच्छे से पढ़ा लिखा कर एक अच्छी सी जिंदगी देनी है मुझे। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। बात तो आप सही कह रहे हैं जी। परिस्थिति चाहे कितनी भी खराब क्यों न हो, लेकिन अपनी गरीबी में भी गगनलाल वेदिका के लिए कोई कमी खलने नहीं देता। वो उसे एक अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजता, उसके लिए बाजार से सुंदर सुंदर कपड़े लाता और उसे जो खाना हो वो भी खिलाता है। एक दिन भरी दोपहर में जब गगनलाल फल बेच रहा होता है, तभी वो अचानक से होश खोकर गिर जाता है और तभी आसपास के लोग उसे वैद्य जी के पास ले जाते हैं।
स्कूल से आ रही वेदिका को ये पता चलता है, तब वो फौरन दौड़े दौड़े अपने पापा को देखने वैद्य जी के पास चली जाती है। पापा, कहाँ है मेरे पापा? ठीक तो है ना मेरे पापा वैद्य जी? मैं यहाँ पर हूँ वेदिका। बहुत ही प्यार करत है लागत है तोहरी बिटिया तोहरे से। 5 मिनट के रास्ते को 1 मिनट में पार करके आई है यहाँ पे ही शेरनी। अरे बिटिया, तुहार पापा को कछू नहीं हुआ है, बस खाली पेट और थकावट के कारण वो बेहोश हो गई ई भयंकर तपती धूप में। अच्छा, ये बात थी। कोई बात नहीं पापा, आप फिक्र मत करो। मैं ना कल सूरज चाचू से बोलूंगी कि थोड़ी कम धूप दे, आराम से काम कर सकोगे, है ना पापा? हाँ मेरी बच्ची। वेदिका गगन लाल का खूब ख्याल रखती है, उसे ठंडा छाछ बनाकर देती है, समय पर दवाइयाँ देती है और उसके पैरों की मालिश भी करती है। सच में चंदा, कितनी होशियार और होनहार बेटी है ना हमारी। इतनी सी उम्र में ही इतना सारा प्रेम और स्नेह। हाँ, मुझे तो कभी कभी डर सा लगता है कि कहीं हमारे और हमारी बेटी के रिश्ते को किसी की नजर ना लग जाए। ओफो चंदा, तुम भी ना। थू 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 थू। लो, उतार दी नजर। अब मत घबराओ, ना तो कोई हमारे और हमारी बेटी के रिश्ते को नजर लगा रहा है और ना ही कोई उसे हमसे दूर कर रहा है। हाँ जी। समय बीत जाता है और वेदिका बड़ी हो जाती है। उसने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी पूरी कर ली होती है। गगनलाल ने कड़ी मेहनत करके उसे इतना काबिल बनाया। वेदिका अब एक कंपनी में नौकरी कर रही थी, जहाँ पर उसे एक अमीर आदमी मिलता है जो उस कंपनी का मालिक होता है, जिसका नाम पुष्कर होता है। पुष्कर के साथ वेदिका काफी वक्त बिताने लगती है और एक दिन पुष्कर वेदिका को एक होटल ले जाता है, जहाँ पर उसने आलीशान राजसी अंदाज की सजावट की होती है और वो अपने घुटनों के बल बैठकर वेदिका के लिए अपने प्यार का इजहार करता है। वेदिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कब कैसे क्यों हुआ है ये एहसास, मैं ये सब नहीं जानता, लेकिन अब अगर शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ तुम ही से करूंगा, वरना कुंवारा ही रह जाऊंगा। लेकिन पुष्कर जी, आप कहाँ और मैं कहाँ? हम दोनों की कितनी सारी चीजें अलग हैं। आप इमारत हो तो मैं रेत हूँ, आप एक बड़ा पेड़ हो तो मैं उस पर टंगा हुआ सिर्फ एक छोटा सा पत्ता हूँ। आप तो इतने अमीर हो और मैं तो एक गरीब घराने से हूँ। मुझे उस सब से कोई फर्क नहीं पड़ता वेदिका। मैं इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी बस, और वो ये है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी करके अमीरों जैसी जिंदगी जीनी है तो तुम्हें तुम्हारे अपने गरीब बूढ़े माँ बाप को भूल जाना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। वेदिका जता तो नहीं रही थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसे भी पुष्कर से प्यार हो गया था और प्यार में वो पैसे के लालच के पीछे वेदिका पुष्कर से शादी कर लेती है और अपने ही माता पिता को भूल जाती है। वेदिका की सास ठकुराइन भवरी देवी उसकी आरती उतारती है और कहती है, हाँ, वो तो हमारे लल्ला को बचपन से कीचड़ और गंदगी वाले खेलों में ही खेलना पसंद है ना। अब इसी के लिए ही पागल ने तोहरे से ब्याह रचा लिया। पर अब जब तू इस खानदान की बहुरिया बन ही गई है तो तोहरा के हमरी बहुरिया होने के नाते अपनाना तो हमारा फर्ज ही है। हाँ ठकुराइन जी, आपको इतना पता ही होगा ना कि कमल के फूल भी कीचड़ में ही उगते हैं। हाँ, वो तो हमें पता है कि तू कितनी मासूम दिल की है और कितनी 420। हाँ, अरे जरा दया होती ना अपन माई बाबा की तो उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के नहीं आती। कल मुही कहीं की हमें पाठ पढ़ा रही है, एक गरीब फल वाले की बेटी है ये। हाँ। गगनलाल और चंदा अपनी बेटी को लापता देख घबरा जाते हैं और वो गांव में उसे ढूंढने लग जाते हैं। आपने हमारी बेटी वेदिका को देखा है क्या? काले भूरे बाल हैं उसके और उसके हाथ में एक पर्स बैग होगी। अरे ना गगन भाया, हमने नहीं देखी ऐसी कोई लड़की। सरला दीदी, तुमने हमारी बेटी को देखा है क्या? वेदिका,
वेदिका को, जिसे हमने उस दिन आपके घर शीरा लेने भेजा था। मेरी वेदिका। नहीं चंदा, हमने तोहरी बिटिया वेदिका को ना ही देखा। गगनलाल और चंदा वेदिका को घंटों तक ढूंढते ही रहते हैं। भाई भाई, तुमने हमारी बेटी को देखा है क्या? वो आज सुबह से गायब है, पता नहीं कहाँ चली गई। अरे काका, कौन सी दुनिया में हो आप? अरे आपकी बेटी वेदिका ने वो ठकुराइन के बेटे पुष्कर के साथ शादी कर ली। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वेदिका। गगनलाल और चंदा दोनों भी वेदिका से मिलने ठकुराइन की हवेली जाते हैं और वहां जाने पर वेदिका अपने माँ बाप से बहुत बुरी तरह पेश आती है। सुना नहीं आपने? मैंने कहा निकलिए यहाँ से। आपको सुनाई नहीं दे रहा क्या? कानपुर में हड़ताल चल रही है क्या आपके? वेदिका बिटिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो बिटिया? हम तुम्हारे माँ बाप हैं बेटा। हाँ वेदिका, तूने अपने जीवन का इतना बड़ा फैसला ले लिया और हमें बताया भी नहीं। हाँ तो मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हूँ, कोई दूध पीती बच्ची नहीं रही। अब मैं इस ठाकुर खानदान की इकलौती बहू हूँ और मैं इस गांव पर राज करूंगी। और आप दोनों अभी के अभी उल्टे पांव लौट जाइए अपनी झोपड़ी में। हाँ, सिक्योरिटी, इन्हें धक्के मारकर बाहर निकालो। ये तो क्या क्या बोल रही है बेटा? सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आते हैं और गगनलाल और चंदा को वहां से धक्के मारकर बाहर निकालते हैं। वेदिका में एक अलग सी अकड़, गुरूर और घमंड आ गया था। वेदिका और पुष्कर एक खुशी भरा जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। फिर एक दिन अचानक पुष्कर घर में नई दुल्हन लाता है और दोनों के गले में वरमाला होती है। ये दृश्य देख वेदिका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये क्या पुष्कर जी, ये सब क्या है? मैंने दूसरी शादी कर ली है क्योंकि मेरा तुमसे मन भर गया है। तुम गरीब घराने की हो, मुझे लगा तुम में कुछ बात होगी, लेकिन तुम तो एकदम अलग निकली, मेरी पसंद से बाहर। तुम अब अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और चलती बनो। क्या मतलब आपका? आपको अंदाजा भी है कि आप क्या बोल रहे हैं? मेरी दुनिया उजाड़ दिया आपने पुष्कर जी। आपके लिए मैंने अपने माँ बाप तक को छोड़ दिया और आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा। अरे चलो चलो, दफा हो जाओ यहाँ से। पुष्कर वेदिका को घर से बाहर निकाल देता है और फिर वेदिका रोती रोती अपने माँ और पापा के पास चली जाती है, जहाँ गगनलाल और चंदा भी रोने लगते हैं और उसे अपने सीने से लगा लेते हैं। मैं जानती हूँ कि मैंने जो बदसलूकी की, उसके बाद मैं तो माफी क्या कुछ भी नहीं मांग सकती आपसे। लेकिन पापा, आज मैंने जान लिया, मेरी आंखें खुल गई और मैं ये सीना तान के कह सकती हूँ कि मैं एक गरीब बाप की बेटी हूँ और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए माँ पापा, माफ कर दीजिए। बेटा बेटा, बस बस। ना बेटा ना, ना ना, रोते नहीं बेटा। गगनलाल और चंदा वेदिका को माफ कर देते हैं और वेदिका को उसके इस कर्म की बड़ी ठोकर मिलती है, जिससे सीखकर वो सब कुछ भुलाकर एक नई शुरुआत में और काम करने लगती है और अपने गरीब बाप और माँ का नाम भी रोशन करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।